आपने काफ़ी सारे मर्डर केसेस सुने होंगे, बट क्या हो जब आपको सबसे ज़्यादा चाहने वाला इंसान ही आपकी मौत का कारण बन जाए। आज की स्टोरी में मैं एक ऐसी महिला के बारे में बात करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज थी, बट उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और इस केस का इम्पैक्ट इंडिया ही नहीं, इंग्लैंड पे भी पड़ा था। इट इज़ द फेमस मर्डर केस ऑफ जेसिका पटेल। मई 2018 मेल्सबर्ग, जो कि इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका है, वहाँ पे एक 37 साल के व्यक्ति ने, जो कि भारतीय मूल का था, उसने मेल्सबर्ग पुलिस को कॉल मिलाया। जैसे ही मेल्सबर्ग पुलिस ने कॉल उठाया तो उस इंसान ने कहा कि मेरे घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और मेरी वाइफ बेहोश पड़ी है। उसके मुंह पे और उसके हाथों पे टेप लगी हुई है और वो बिल्कुल होश में नहीं है। तो आप प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। जैसे ही पुलिस ने उसकी ये बात सुनी, उन्होंने उसे अपनी आइडेंटिटी बताने को कहा। तो उस इंसान ने कहा कि मैं मितेश पटेल हूँ और मैं 37 साल का हूँ और ये मेरी वाइफ है जो यहाँ पे अभी बेहोश पड़ी है। पुलिस ने मितेश से कहा कि आप अपनी वाइफ की नर्व्स को चेक कीजिए। तो उसने जैसे ही नर्व्स चेक करी तो वो बोला कि नर्व्स में कोई भी मूवमेंट नहीं है और आई थिंक शी इज़ नो मोर विद अस। तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द आ जाइए। पुलिस जैसे ही इंसिडेंट वाले इलाके में पहुंची और वहां उन्होंने घेराबंदी करी तो एम्बुलेंस भी वहां पे आ गई। एम्बुलेंस ने ये चीज़ कंफर्म करी कि वो औरत अब हमारे बीच में नहीं है और उस औरत का नाम था जेसिका पटेल। पुलिस जैसे ही उस घर में घुसी तो वो घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा था। उन्होंने जेसिका की बॉडी को कलेक्ट किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि आज से पहले इस इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मर्डर तो छोड़िए, इस इलाके में आज तक एक छोटी सी चोरी तक नहीं हुई थी। तो पुलिस काफ़ी हैरान हो गई और वो ये सोचने लगी कि इतने पॉश इलाके में आखिर किसने ये इतना ज़्यादा गंदा क्राइम किया है। और पुलिस अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से लग गई। पुलिस ने विक्टिम को आइडेंटिफाई करते हुए कहा कि इसके पूरे परिवार को यहाँ बुलाइए और वैसे ही मितेश पटेल ने उसके पूरे परिवार को वहाँ बुलाया। जैसे ही उसका पूरा परिवार आया तो उस परिवार की जो बड़ी लड़की थी उससे मितेश लिपट के रोने लगा और वो काफ़ी देर तक उससे लिपट के रोया। पुलिस ने उनके घर वालों से पूछताछ की और पूछताछ में जेसिका के बारे में पूरी जानकारी मांगी। सो इससे पहले हम केस के आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जेसिका और मितेश की पूरी लाइफ को समझते हैं। सो जेसिका इंग्लैंड में 1983 को पैदा हुई थी। उसका पूरा परिवार भारतीय मूल का था और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा फन लविंग लड़की थी। वो सबसे खुशमिजाज तरह से बोला करती थी। उसके काफ़ी बड़े सपने थे जिन्हें वो पूरा संजोया भी करती थी। उसकी बहन ने ये बात भी बताई थी कि उसे और जेसिका को बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत शौक था और वो ज़्यादातर रोमांटिक मूवीज़ देखा करते थे। और जेसिका हमेशा से ये चाहती थी कि उसकी लाइफ में बॉलीवुड मूवीज़ जैसा कोई प्यार आए, प्यार करने वाला ऐसा उसको इंसान मिले, और वो हमेशा इस चीज़ को ही फील किया करती थी। सन 2000 में जेसिका ने डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया क्योंकि वो वहाँ से फार्मासिस्ट का कोर्स करना चाहती थी। और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है मितेश पटेल से। जैसे ही वो मितेश से मिली, उसको उसका नेचर, उसका बोलने का तरीके से प्यार हो गया और जिस तरह से वो फैंटेसाइज किया करती थी उसको वैसे ही प्यार मितेश में दिखने लगा और वो काफ़ी कम समय में एक दूसरे से बहुत पास आ गए थे। अब जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का समय बीता और उसको अपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ा तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उन दोनों में थोड़ी सी टकराव आई और उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। बट ब्रेकअप के काफ़ी टाइम बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से सच में काफ़ी प्यार करते थे और वो
साथ में ही रह पाएंगे और उन्होंने ये कमिट किया कि हम साथ मिलके ही अपनी पूरी लाइफ गुजारेंगे। अब अगर हम मितेश की बात करें तो मितेश काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लड़का था। वो फार्मेसिस्ट का कोर्स वहाँ पे कर रहा था और उसका एक विजन था कि वो एक बहुत बड़ी फार्मेसी खोलेगा और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वेल्थी बनाएगा। हालांकि इन दोनों की परिवार काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेल्थ के थे। यहाँ पे जो मितेश था वो और जेसिका काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे और दोनों ही बहुत खुश थे। अक्सर जो मितेश था वो जेसिका के घर आया करता था और घर पे वो लोगों से मिलता था। जब जेसिका के घर वाले मितेश को आया हुआ देखते थे तो वो उसके बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मितेश काफ़ी ज़्यादा केयरिंग था। जब जेसिका की माँ की तबीयत भी खराब हुई थी तो मितेश ने उसके पूरे परिवार के लिए खाना तक बनाया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था और उनका परिवार भी उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करता था। अब आखिर में मितेश ने ये चीज़ सोच ली थी कि वो जेसिका से ही शादी करेगा और उसने सीधा जेसिका के परिवार से उनकी लड़की का हाथ मांगा। और जैसे ही उनके परिवार ने ये बात सुनी तो वो झट से मान गए, क्योंकि उन्होंने उसका बिहेवियर देख रखा था और वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग लड़का था, तो उन्हें इसमें कोई भी शक नहीं था। अब उनकी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई। आप उनकी ये इमेजेस भी देख सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनका पूरा परिवार भी बहुत खुश था और वो सब इस शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। आखिरकार उन दोनों की शादी काफ़ी ग्रैंड तरह से हो गई। शादी के बाद मितेश और उसकी वाइफ जेसिका दोनों इंग्लैंड के मेल्सबर्ग इलाके में रहने लगे। उन्होंने वहां पे पैसे जोड़ के एक फार्मेसी खोली, जैसा कि मितेश का प्लान था, और उन दोनों ने वहां फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके काफ़ी सारे पैसे कमाए और उन्होंने फार्मेसी खुलने के 1 साल बाद ही एक काफ़ी ज़्यादा आलीशान मैंशन ले लिया था, जिसकी आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं। और ये मेल्सबर्ग इलाके में था तो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई थी। ये मैं आपको कॉस्ट पे इसलिए गौर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि उन दोनों के पास ही पैसे की कमी नहीं थी। इस पॉइंट का आगे काम आने वाला है, तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। जेसिका और मितेश की स्टोरी को जब हम सुनते हैं तो अब तक यही लग रहा है कि इनके बीच में सब कुछ बिल्कुल सही था। ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इनके बीच में सब सही चल रहा था। बट इनको एक टेंशन काफ़ी ज़्यादा खा रही थी। इनको काफ़ी लंबे समय से बच्चा नहीं हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल बार IVF कराने के बाद भी इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो इनके ज़िंदगी में सिर्फ एक ही कमी थी जो इन्हें खलती थी, वो थी एक बच्चे की। अब जेसिका की ये परेशानी देख के उसके पिता उससे एक दिन मिलने आए और ये जो दिन था वो इंसिडेंट वाला ही दिन था जिस दिन जेसिका की मौत हुई थी। जब उसके पिता फार्मेसी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जेसिका काफ़ी ज़्यादा हंस खुल के बोल रही है। जेसिका के पिता जब फार्मेसी पहुंचे तो उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा हंस खेल रही थी। अब उन्होंने जैसे ही जेसिका को वहाँ देखा तो उन्होंने जेसिका से पूछा कि तुम तो सुबह काम किया करती थी, तो आज तुम यहाँ पे क्यों हो? तो जेसिका ने बोला कि आज मितेश को शाम को जिम जाना है, इसीलिए सुबह की शिफ्ट में वो आया था और शाम की शिफ्ट में मैं काम कर रही हूँ। अब जेसिका के पिता वहां से चले गए। पुलिस ने जब मितेश से पूछा कि तुम जिम कब गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं 7 बजे जिम गया था और मैं 7 से 8 बजे घर पे पहुंच गया था। पुलिस ने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने मितेश से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने मितेश से पूछा कि जब तुम्हारी जिम अपने घर से इतने पास है तो तुम 7 से 8 बजे के बीच में कहाँ थे? तो मितेश ने बताया कि वो अपना बैग फार्मेसी पे भूल गया था और फार्मेसी पे बैग लेने के बाद वो पिज़्ज़ा लेने भी गया था, जिसकी फुटेज वापस मिल गई थी पुलिस को। तो वो इस बारे में बिल्कुल सच बोल रहा था और जब उसने घर आके देखा तो उसको इस हालत में सब कुछ मिला। तो पुलिस अब चीज़ों को थोड़ी गहराई से देखने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने हर एक एंगल छान मारा। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है क्या पता फार्मेसी से कोई उसका पीछा करते हुए घर आया हो और उन्होंने इसी तरह से अंदर घुसने की कोशिश करी हो। बट उनको ये शॉकली ये चीज़ दिखी
कि अंदर घुसने के, फोर्सफुली घुसने के कोई भी केसेस नहीं थे, कोई भी उनको सबूत नहीं मिला था। तो इससे ये बात तो साफ थी कि जेसिका अपने मर्डरर को डेफिनेटली जानती थी, क्योंकि उसने उसे एंटर करने दिया था घर के अंदर। अब सोचने वाली बात ये थी कि जेसिका जब अपने मर्डरर को जानती थी तो उसने ये जानते हुए उसे अंदर क्यों आने दिया। इसी की तहकीकात करने के लिए पुलिस ने सारे रिलेटिव्स को साथ में बुला लिया और उनसे क्वेश्चन करने लगी। पुलिस ने जेसिका के सभी जानने वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया। इससे पहले वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, उन्होंने घर में लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा देखा। उन्होंने मितेश से पूछा कि इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कहाँ है। तो मितेश ने ये बोला कि इसकी हार्ड ड्राइव मिल नहीं रही है। पुलिस ने हार्ड ड्राइव खोजने की कोशिश करी, बट उन्हें हार्ड ड्राइव नहीं मिली। अब पुलिस को सीधा सीधा ये लग रहा था कि किसी तरह की कोई चोरी हुई है और चोरी के टाइम पे हार्ड ड्राइव को निकाल लिया गया है। अभी तक पुलिस यही समझ पाई थी। भले ही सारा घर बिखरा पड़ा था, बट पुलिस को एक चीज बहुत ही हैरान कर रही थी कि घर से किसी भी तरह का कैश और ज्वेलरी गायब नहीं था। तो इससे ये बात तो साफ थी कि अगर किसी तरह की रॉबरी हुई होती तो जरूर ये सामान गायब होता। तो पुलिस इस चीज से मानने से बिल्कुल इनकार कर रही थी कि किसी तरह की रॉबरी हुई है। उन्हें यह लग रहा था कि किसी ने इस मर्डर को रॉबरी दिखाने की कोशिश की है और पुलिस अब इस छानबीन को और तेज कर रही थी। तभी पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिसने इस पूरे केस को ही बदल दिया। पुलिस को जैसे ही वो एविडेंस मिलता है, पुलिस तुरंत मितेश पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। अब आखिर वो एविडेंस क्या था? मितेश ने पुलिस को ये बात बताई थी कि हार्ड ड्राइव मिल नहीं रही है, पर जब पुलिस ने अच्छे से छानबीन करी तो उन्हें ऊपर वाले कमरे के कबर्ड के नीचे हार्ड ड्राइव फेंकी हुई मिली। और जैसे ही उन्होंने हार्ड ड्राइव को खोला, उनको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई थी। उन्होंने हार्ड ड्राइव के थ्रू सीसीटीवी को जब खंगाला तो उन्हें पता चला कि जिस तरह से मितेश ने बताया था कि वो 8 बजे घर आया था, असल में वो बात सच नहीं थी। मितेश घर 3 बजे आ चुका था और वो 3 बजे घर आके काफी देर तक घर के अंदर ही था। फिर उसके बाद 7 बजे जेसिका घर आई थी, जैसे कि उसको पहले बताया भी गया था। और जब 7 बजे जेसिका घर आई तो 7:45 पे मितेश घर से बाहर निकला और वो 8:15 के आसपास एक पिज्जा का बॉक्स और अपने साथ एक बैग लेके घर के अंदर गया। और इसके अलावा घर के अंदर कोई भी इंसान नहीं आया था। सीसीटीवी कैमरे से ये चीज बिल्कुल ही क्लियर थी। तो पुलिस अब इस चीज को लेके तो काफी श्योर हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो मितेश ने जरूर किया है, बट उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं थे। तो वो एविडेंस जुटाने में लग गई। जैसे ही जेसिका के घर वालों को ये बात पता चली तो वो इस बात को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपने सपने में भी नहीं सो सकते थे कि मितेश उनकी बेटी का कातिल हो सकता है। पुलिस ने जब जेसिका के घर वालों से थोड़ी बात करी तो उन्हें एक चीज समझ में आई। उन्हें यह पता चला कि जेसिका ने कई बार अपनी बहन से कुछ प्राइवेट बातें शेयर करी थी। पुलिस ने जब जेसिका की बहन से बात करी तो पुलिस को यह समझ में आया कि मितेश और जेसिका के बीच के रिलेशन उतने भी अच्छे नहीं थे जितना मितेश दिखाया करता था। जेसिका की बहन ने बताया कि जेसिका ने उसे कई बार ये फोन करके बताया था कि शादी के 1 साल होने के बाद भी मितेश ने उसे किसी तरह से छूने की या उसके साथ सेक्स करने की कोशिश भी नहीं की है। वो शादी के बाद उससे बिल्कुल ही दूर रहता था। वो जब कभी भी पार्टी में या फिर कहीं बाहर जाया करते थे तो मितेश उसका हाथ पकड़ता था और बहुत ही हंस खुश के बात किया करता था। बट वो जब कमरे के अंदर हुआ करते थे तो वो उनसे बात भी नहीं किया करता था और ना ही वो जेसिका के पेरेंट्स से जेसिका को मिलने देता था। वो जेसिका को इस बारे में बात करते हुए कई बार मार भी चुका था और इसीलिए जेसिका की बॉडी पे कुछ स्कार्स भी देखे जाते थे। तो पुलिस को यह पता चला कि जेसिका की मौत गला दबाने से हुई थी और उसके शरीर पे कुछ घाव पहले से ही थे और ये घाव काफी पुराने थे। इसका मतलब जब वो जिंदा थी तब उसको ये घाव मिले थे। अब पुलिस ने थोड़ी और बातचीत जब उसकी बहन से करी तो उसकी बहन ने ये बात बताई कि मितेश उसको भी घर में नहीं आने दिया करता था। वो
जेसिका की बहन को पसंद नहीं करता था और वो जेसिका को जेसिका की बहन से मिलने से अक्सर रोकता था। पर पुलिस अब ये बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक मियाँ बीबी इतने साल बाद भी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बना रहे थे। जब इसका जवाब मितेश से पूछा गया तो मितेश कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगा और वो पूरी तरह से सबको नकारता रहा। वो बोलता रहा कि मैंने किसी भी तरह का कोई मर्डर नहीं किया है, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो अब पुलिस घर के साथ साथ फार्मेसी को भी तलाशने लगी और फार्मेसी को तलाशते वक्त पुलिस को एक और सबूत मिला। उन्हें वहां पे एक टैब बरामद हुआ, जिस टैब में एक ऐसा एप्लीकेशन था जिससे हार्ट रेट और ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो जब पुलिस ने उस डिवाइस को देखा और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को निकाला तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज पता चली। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि 7 बजे मितेश की हार्ट बीट बहुत तेजी से रन कर रही थी और 7:04 पे जो जेसिका थी उसकी हार्ट बीट बिल्कुल रुक चुकी थी। तो अब इससे ये बात सच हो चुकी थी कि जो मर्डर हुआ था वो 7 से 7:04 के बीच में हुआ था। बट आखिर ये मर्डर किया क्यों गया था, इस चीज का खुलासा भी उसी टैब में मौजूद एक ऐप से हुआ। उस टैब में एक ऐप था जिसका नाम था ग्रिंडर। ये जो ग्रिंडर ऐप है ये टिंडर जैसा होता है बट इट इज फॉर द गे कम्युनिटी। गे और अदर कम्युनिटीज से मिलाने के लिए ये ऐप होता है और इस ऐप को मितेश यूज किया करता था। जब मितेश को इस बारे में बताया गया पुलिस के द्वारा तो अब मितेश ये चीज समझ चुका था कि उसका भांडा फूट चुका है और उसने पुलिस के सामने सारी बात एक्सेप्ट की। उसने ये कहा कि जी हाँ, मैंने ही जेसिका को मारा है और उसने ये बोला कि हमारी हिंदू धर्म की कम्युनिटी में एक गे होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा पूरा परिवार मुझे बिल्कुल निकाल देता घर से और मेरे से बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने जेसिका को अपने प्यार के जाल में फंसाया और मैंने उससे शादी करी और शादी के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया दूसरों की नज़रों में और मैं लड़कों से मिलता रहा। उसने ये भी बताया कि वो ग्रिंडर पे काफ़ी ज़्यादा डेट्स पे जा चुका था। वो 3 से 4 डेट्स को कर चुका था और वो अक्सर ये चीज़ किया करता था। कई बार वो अपने डेट्स को घर पे भी लाया करता था और जेसिका के पूछे जाने पर वो ये कह देता था कि ये मेरे दोस्त हैं। पर फाइनली जब उसे लगा कि जेसिका को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है तो उसने एक काफ़ी ज़्यादा मास्टर प्लान बनाया और ये मास्टर प्लान उसने शादी के 1 साल पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। तो मितेश ने अब अपना मास्टर प्लान पुलिस को बताया। उसने बताया कि वो शादी के 1 साल बाद डॉक्टर अमित पटेल से मिला था और देखते ही उसको उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वो लोग अक्सर बाहर जाया करते थे और वो साथ में काफ़ी समय बिताते थे। वो अक्सर उसे घर पे भी लाया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब उसने ये चीज़ साफ कर दी थी कि उसे अपना पूरा जीवन अमित पटेल के साथ ही बिताना था। इसलिए उसने ये प्लान बनाया था कि जैसे ही IVF के थ्रू उसकी बीवी को बच्चा हो जाएगा तो वो बच्चे को लेके अपनी बीवी को मार के अमित पटेल के साथ हमेशा के लिए सेटल होने वाला था और उसने इसी चीज को पूरे 2 साल तक प्लान किया था। मितेश ने अपने वाइफ का एक इंश्योरेंस भी करा रखा था जिसका अमाउंट 7 मिलियन यूरो था और इसके प्लान का ही ये हिस्सा था। इसका सोचना ये था कि ये जेसिका को मारने के बाद ये पूरे 7 मिलियन यूरो और जेसिका के बच्चे को लेके अमित पटेल के साथ हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा और इसने अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की सोची थी। पर जैसे जेसिका को इसके बारे में थोड़ी सी भनक होने लगी थी और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगा था तो उसने उसे मार डाला। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो ये चीज़ बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक इंसान इतना नीचे गिर सकता है। उन्होंने मितेश को तुरंत ही अपनी कस्टडी में लिया और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जेसिका की फैमिली ने भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होने की मांग करी। इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें जो सीखने के लिए मिल सकता है वो ये है कि प्यार करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक लड़का लड़की से मिलते हैं,
और उन दोनों में प्यार हो जाता है। बट हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर इंसान जैसा दिखता है वो असल में अंदर से वैसा नहीं होता है। तो आप जब भी प्यार करें, और अगर आपको प्यार करने के बाद किसी तरह का कोई भी ऑस्पिशियस या फिर किसी तरह का कुछ अजीब सा लगता है, तो आपको किसी से छुपाना नहीं चाहिए था। जेसिका ने अपने केस में जो गलती करी थी, वो अगर ये सारी बातें पहले ही खुल के अपने परिवार को बताती और खुल के सबके सामने रखती, तो शायद वो आज जिंदा होती। और मितेश जैसे जो कातिल हैं, जिन्होंने इतनी गहरी प्लानिंग करके अपनी ही बीवी को मारने की कोशिश करी, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं पाते। आज की स्टोरी यही थी। ये एक रियल इंसिडेंट था और इस इंसिडेंट ने पूरे इंग्लैंड और इंडिया को, दोनों को बिल्कुल हैरान कर दिया था। तो मिलते हैं किसी अगले केस में, तब तक के लिए बाय बाय।